वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था मेटल के बारे में, मेटल की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में और उसके साथ ही साथ केमिकल रिएक्शंस के बारे में देखा था। और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। मेटल की सबसे थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी देखते हैं। मेटल की थर्ड प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब मेटल की रिएक्शन हम किससे कराएंगे? डाइल्यूट एसिड से। किससे कराएंगे? डाइल्यूट एसिड से। अब आपका डाइल्यूट एसिड कोई भी हो सकता है, या तो आपका हो सकता है वो HNO3 हो सकता है, या फिर वो H2SO4 हो सकता है, या फिर आपका एक्सेट्रा कोई सा भी एसिड हो सकता है। उनकी रिएक्शन हम देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट लिखा है आपका, रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट HNO3। HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको हम लोग? नाइट्रिक एसिड। इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। इसको हम लोग नाइट्रिक एसिड कहते हैं। अब इसमें क्या लिखा है आगे? लिखा हुआ है हाइड्रोजन गैस इज नॉट इन्वॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। यानी इसका मतलब, अगर हम किसी मेटल के रिएक्शन हम HNO3 के साथ कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होगी। इसका मतलब उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी। अब आगे ऐसा ऐसा होता कि क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिस इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यानी HNO3 का जो नेचर होता है, कैसा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है। इस वजह से इस वजह से ये हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व नहीं होती। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहता है। इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर देती है। और यहाँ प्रोड्यूस करता है क्या? और यहाँ पर वाटर प्रोड्यूस हो जाता है। आगे, एंड इट सेल्फ गेट्स रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और ये HNO3 खुद कोई ना कोई नाइट्रोजन के ऑक्साइड में ये ये रिड्यूस हो जाता है। जैसे N2O बना लेगा, या फिर NO बना लेगा, या फिर NO2 बना लेगा। बट वहीं साथ ही साथ एक्सेप्शन भी आता है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आपका मैग्नीशियम। क्या बच्चों? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। और आपका मैग्नीज, क्या? मैग्नीज का सिंबल होता है Mn। सिर्फ यही दो एक ऐसे मेटल है जो जो डाइल्यूट HCl साथ रिएक्ट करके क्या करते हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर इन्वॉल्व हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे, इसी की हम कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। पहले देखते हैं इसका जनरल स्टेटमेंट क्या है। जनरल स्टेटमेंट, अभी जो हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा है, इसका जनरल स्टेटमेंट है। मेटल मेटल या फिर कोई भी मेटल होगा, उसकी रिएक्शन किससे होगी? HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड से होगी। किससे होगी? नाइट्रिक एसिड से होगी। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपका प्रोडक्ट बनेगा सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। और प्लस यहाँ पर यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो जाएगा, चाहे NO2 हो चाहे N2 हो। और साथ ही साथ में क्या यहाँ पर रिलीज होगा? यहाँ पर वाटर रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा? वाटर। जैसे कि हम लोगों ने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा है कि जनरली मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बना देंगे, ये NO2 बना देंगे, और साथ ही साथ में वाटर को प्रोड्यूस करेंगे। अब इसमें होता क्या है? हाइड्रोजन गैस कब इन्वॉल्व होती है? इन्वॉल्व हुई कब? जब आप एक्सेप्शन आएगा। क्या आएगा? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन किसमें है? सिर्फ आपका मैग्नीज और मैग्नीशियम में। तो जैसे कि मेटल, अगर मेटल के नाम पे हम क्या लेंगे? मैग्नीज लेंगे या फिर मैग्नीशियम लेंगे, और फिर उसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? नाइट्रिक एसिड से करा देंगे। तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें सॉल्ट मिलेगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। इसके बाद हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। क्या है प्रॉपर्टी? चलिए देखते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड आ गया। यानी डाइल्यूट एसिड हम कोई भी ले सकते हैं। ऐसा मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिवली सॉल्ट व्हेन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। यानी मेटल 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 अगर किसी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो फिर वो सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वहाँ पर सॉल्ट के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। जैसा कि लिखा हुआ है मेटल। मेटल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, सिर्फ एक्सेप्शन छोड़ के। किसको? मैग्नीज और मैग्नीशियम को छोड़ के। मेटल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या बनाता है? मेटल सॉल्ट बनाएगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। सिर्फ किसमें आएगा आपका? सिर्फ आएगा आएगा इसमें आपका सिर्फ मैग्नीज और मैग्नीशियम में। अब आगे देखते हैं आपका, आगे क्या कहता है। रिएक्शन विद जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पर कुछ रिएक्शंस को देखने वाले हैं। पहली रिएक्शन है कि जिंक मेटल, क्या? जिंक मेटल की रिएक्शन हम किससे कराने वाले हैं? जिंक मेटल की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H2SO4। और जिंक का बेटा फॉर्मूला होता है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Zn से। तो बनेगा क्या? सिंपली जैसा कि स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्टेटमेंट लिखा है जिंक सल्फेट। क्या? जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस आर फॉर्म्ड। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या होगी? बन जाएगी। अब आगे, व्हेन व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दिस
मेथड इज यूज्ड टू लैबोरेटरी टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। अब इस मेथड का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इस मेथड का यूज हम लोग करते हैं कि लैबोरेटरी में हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने में करते हैं। तो रिएक्शन क्या है? ये जिंक मेटल है। क्या है बच्चों? जिंक मेटल। इस जिंक मेटल की रिएक्शन हम करा देंगे किससे? HCl। ये भी क्या है? एक एसिड है। क्या है? एक एसिड है। इस एसिड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर रिलीज हो जाएगी। और जैसा कि स्टेटमेंट दे, स्टेटमेंट में अगर रिएक्शन कराएं जिंक की सल्फ्यूरिक एसिड से, सॉरी नहीं सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड से कराएं तो क्या बनेगा हमारा यहाँ पर? तो इसके बाद बनेगा Zn। आपका बनेगा जिंक सल्फेट। क्या बन जाएगा? जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का फॉर्मूला होता है बच्चों ZnSO4 प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, जैसा कि स्टेटमेंट लिखा है। अब ये तो है आपका सल्फ्यूरिक एसिड, ये है आपका, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड, और ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है ये आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें हमने आपको दोनों रिएक्शन बता दी कि अब जब आपका जिंक मेटल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हो जाएगी। और प्लस अगर इसी की रिएक्शन हम सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तब भी क्या हमारी इन्वॉल्व होगी? हाइड्रोजन गैस ही इन्वॉल्व होगी। बस प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर हमारा? जिंक सल्फेट बन जाएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट मेटल क्या है। इसके बाद रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसका नेक्स्ट मेटल है सोडियम। अगर सोडियम की रिएक्शन किससे, किसकी रिएक्शन बच्चों? सोडियम की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों HCl। क्या होता है? HCl। जब हम सोडियम की रिएक्शन जब सोडियम की रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएंगे तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनेगा? तब भी हमारा प्रोडक्ट बनेगा। तब हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? जो प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट के साथ साथ हमारा हाइड्रोजन गैस आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी। चलिए देखते हैं रिएक्शन क्या बनेगी। स्टेटमेंट स्टेटमेंट ही कहता है कि सोडियम मेटल गिव्स सोडियम क्लोराइड। सोडियम मेटल क्या दे देगा? सोडियम क्लोराइड दे देगा, और प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो जाएगी। तो इसकी रिएक्शन देखते हैं हम लोग। ये है आपका सोडियम मेटल। सोडियम मेटल की रिएक्शन हम कराएंगे किससे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो इस बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसा है आपका बच्चों? डाइल्यूट है। कैसा है? डाइल्यूट, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है। अब जैसे इसके साथ सोडियम रिएक्ट करेगा तो यहाँ से क्या इन्वॉल्व हो जाएगी? यहाँ से आपका एक प्रोडक्ट बन जाएगा NaCl, सोडियम क्लोराइड, प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हो जाएगी। क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हो जाएगी। तो अब यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे? सिंपली आप यहाँ जानते हैं हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हुई है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन कितने आइटम? एक है। यहाँ पर कितने? 2 आइटम है। तो इसको यहाँ बैलेंस कर दें। यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 आइटम तो हो गए, बट यहाँ पर क्लोरीन के कितने आइटम हो गए? 2 हो गए। बट यहाँ पर कितने आइटम है? यहाँ पर आपका एक ही आइटम है। तो यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहाँ से भी हम 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये रिएक्शन आपकी क्या है? ये रिएक्शन आपकी बैलेंस रिएक्शन होगी। तो ये प्रोडक्ट हमारे पास क्या बना है? सोडियम क्लोराइड। क्या बना है ये प्रोडक्ट हमारे पास? सोडियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इन्वॉल्व हो गई है। हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई, जैसा कि स्टेटमेंट में दिया था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट मेटल की क्या प्रॉपर्टी है। चलिए, ऐसा जैसा कि दिया हुआ द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसी बेसिस पे, इसी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम कुछ ऑर्डर देखने वाले। क्या देखने वाले? ऑर्डर देखने वाले। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल टुवर्ड्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी यानी कि हम क्या देखने वाले इसमें? ठीक, जो मेटल की रिएक्शन हमने कराई है उस मेटल के रिएक्शन में हम डाइल्यूट एसिड के रिगार्डिंग, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रिगार्डिंग कुछ रिएक्टिविटी देखने वाले हैं कि कौन सा हमारा मेटल है जो डाइल्यूट एसिड के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा और कौन आपका देर में रिएक्ट कर जाएगा। तो सिंपली हम देखते हैं एसिड, तो सिंपली इसकी ऑर्डर देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है आपका? पोटेशियम। क्या? पोटेशियम। पोटेशियम आपका जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, आयरन, कॉपर, मरकरी, और आपका सिल्वर। ये ये कुछ मेटल हैं जो आपके डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के रिगार्डिंग ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ये आपको याद करनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन किसकी है? फोर्थ रिएक्शन मेटल्स की है, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। यानी इसमें हम मेटल की रिएक्शन कराने वाले, मेटल सॉल्यूशन लेंगे किसका? वही मेटल के सॉल्ट का ही सॉल्यूशन ले लेंगे। चलिए, जैसा कि पहला स्टेटमेंट ही कह रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद द सॉल्यूशन ऑफ द अदर मेटल सॉल्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी इसमें जो रिएक्शन होगी, कौन सी रिएक्शन होगी? इसमें आपकी
इसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। यानी जो आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। चलिए इसमें इसका जनरल स्टेटमेंट देखते हैं। जनरल स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला, अगर मेटल है, सपोज करें एक मेटल ए है और दूसरा क्या है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी, यानी ये क्या है, सॉल्ट ऑफ मेटल बी, जब इनके साथ रिएक्ट होगा तो बनेगा क्या, सॉल्ट ऑफ मेटल है प्लस मेटल भी यहाँ से रिलीज हो जाएगा। अब एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जैसा है कि कॉपर, क्या, कॉपर कॉपर है आपका, और ये क्या है आपका, ये आपका सॉल्ट है, क्या है आपका, सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ मेटल है, सॉल्ट ऑफ मेटल है ये आपका। जब इनके इनके साथ रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या यहाँ से, ये बनेगा आपका CuNO3 का होल ट्वाइस, क्या बनेगा, CuNO3 का होल ट्वाइस, प्लस यहाँ से यहाँ पे मेटल यहाँ पे आपका अलग हो गया है, ये आपका मेटल भी अलग हो गया। ये आपका मेटल ए था और ये आपका मेटल बी था, और यहाँ पर फिर आपका अलग क्या हो गया, ये मेटल ए बन गया, ये मेटल बी यहाँ से रिलीज हो गया। तो ये आपको समझ में आ गई चौथी चौथी केमिकल प्रॉपर्टीज थी किसकी, मेटल्स मेटल्स की थी। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है, अब इसके बाद हम देखने वाले हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या देखने वाले हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, या इस सीरीज से लगभग आपके बोर्ड के एग्जाम में और आपके स्कूल से एग्जाम में लगभग हर साल क्वेश्चन पूछे गए, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, ऑन द बेसिस ऑफ दियर रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन and their reactive nature, metals are arranged in series. This series is called the activity series or reactivity series of metal. यानी अगर हम मेटल की उनके इलेक्ट्रॉन के लूज करने की टेंडेंसी के रिगार्डिंग अगर उसको अरेंज कर दे तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को क्या कहेंगे हम, उस सीरीज को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे, या फिर उसको हम एक्टिविटी सीरीज कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, रिएक्टिविटी सीरीज कहेंगे, या फिर उसको हम एक्टिविटी सीरीज कहेंगे। अब नोट में एक पॉइंट लिखा है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट का। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है नोट का। मेटल्स दैट आर प्लेस्ड अबव हाइड्रोजन आर कॉल्ड मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। अब अब ये स्टेटमेंट आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको हम रिएक्टिविटी सीरीज दिखाते हैं फिर इसके बाद ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसमें सबसे ये सीरीज है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज। ऐसी कौन सीरीज है आपकी बच्चों, आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है आपकी मेटल्स की। चलिए तो यहाँ पर पहला है दिया गया पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकेल, टिन, लेड, और ये है आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जितने ऊपर क्या, हाइड्रोजन से जितने ऊपर एलिमेंट लिखे हुए ये क्या है आपके, ये आपके, ये सब आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। क्या है ये आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल है आपके। और हाइड्रोजन से जो जो नीचे एलिमेंट लिखे हुए हैं, जैसा लिखा है कॉपर लिखा हुआ है, मरकरी लिखा हुआ है, सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या है ये, लेस रिएक्टिव एलिमेंट है। और आप जानते हैं कि गोल्ड, प्लेटिनम ये आपके लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, तभी तो ये मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे बिकते हैं और इन्हीं से ज्वेलरी बनाई जाती है। और वहीं पर हमने देखी थी सोडियम को, ये सोडियम क्या था आपका, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट था। जैसे हमने इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराई थी तो इससे हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो गई थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी। अब अब इसके बाद हम ये नोट का पॉइंट पढ़ते हैं, तो नोट का पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नोट के पॉइंट में क्या था। वही लिखा है नोट के पॉइंट में, द मेटल्स दैट आर प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, यानी इस जो सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल हैं। क्या है, आपके सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे कि एग्जांपल है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एक्सेट्रा। अभी हमने आपको चार्ट दिखाया, उस चार्ट में के रिगार्डिंग आप देखिएगा। एंड द मेटल्स दैट आर प्लेस्ड बिलो द हाइड्रोजन, और जितने मेटल थे जो हाइड्रोजन से नीचे हुए थे वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। जैसे एग्जांपल है कुछ नोबल मेटल्स दैट इज गोल्ड एंड प्लेटिनम। अब इस ये अभी रिएक्टिविटी सीरीज देख लेते हैं। ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज थी, इसी में बेटा इसी के रिगार्डिंग आपके नोट में पॉइंट लिखा गया है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। अब इसके बाद हम लोगों ने खत्म कर लिया है मेटल्स के बारे में, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी, मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी, और मेटल्स के बारे में बहुत सारी रिएक्शंस को भी देखा है। और इसके बाद और इसी के साथ 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 हम लोगों ने मेटल्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ने वाले नॉन मेटल्स के बारे में। इसके बारे में नॉन मेटल्स के बारे में, नॉन मेटल्स होते क्या हैं जनरली, जो मेटल्स के जस्ट अपोजिट को ही क्या कहते हैं, नॉन मेटल्स कहते हैं। जैसे एग्जांपल
नॉन मेटल्स आर एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नाइदर मेलेबल और नॉट डक्टाइल। यानी मेटल्स क्या थे, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते थे, ये मेलेबल भी थे और ये डक्टाइल भी थे। और नॉन मेटल क्या होंगे, नॉन मेटल जस्ट उसका अपोजिट, यानी ये इनके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होंगी, तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। अब इसके बाद नॉन मेटल्स आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस। जितने भी मेटल्स थे आपके, वो आपके सारे के सारे पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते थे, और नॉन मेटल्स कौन सा आयन फॉर्म करेंगे, नेगेटिव आयंस फॉर्म करेंगे। और ये नेगेटिव आयंस कैसे फॉर्म करेंगे, गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन, किससे, गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन। यानी मेटल्स थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते थे, और नॉन मेटल्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गेन करेंगे, लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते थे, और नॉन मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन बनाएंगे। अब 10 नॉन मेटल्स आर आल्सो नोन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और वहीं पर हम लोग मेटल्स को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट के नाम से जानते थे। कुछ आपके नॉन मेटल्स एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा आपका क्लोरीन माइनस, ये क्या होगा, आपका एग्जांपल है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। और आपका जैसे है आयोडीन माइनस है, और आपका ब्रोमीन माइनस है। ये सब क्या है, ये सब एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बना रहे हैं। ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। अब आगे देखते हैं, नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैसेस। जो नॉन मेटल्स होंगे वो क्या होंगे, सॉलिड होंगे, या फिर वो गैस के फॉर्म में होंगे। बट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कहाँ होता है, ब्रोमीन में। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन आपका विच इज अ लिक्विड फॉर्म में। अब नॉन मेटल्स आपने जनरली देखे होंगे, या तो वो सॉलिड होंगे, या तो वो आपके गैसेस के फॉर्म में होंगे, बट लिक्विड के फॉर्म में बहुत कम होते हैं, तो वह एक्सेप्शन में आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो आपका लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि क्या है, नॉन मेटल्स है। अब आगे नॉन मेटल्स के बारे में और कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम नॉन मेटल्स के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। जैसे हम लोगों ने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखी थी, वैसे ही हम नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। तो मेटल्स की जितनी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, अगर उनका हम अपोजिट कर दें, तो क्या बन जाएंगी, वो नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट। यानी नॉन मेटल किस स्टेट में आपके जर्नली मिलते हैं। तो सबसे पहला, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड और लिक्विड और गैस। नॉन मेटल्स क्या हो सकते हैं, या तो उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड हो सकती है, लिक्विड हो सकती है, या फिर गैस हो सकती है। और जनरली आपके नॉन मेटल्स लिक्विड के फॉर्म में नहीं होते हैं। दूसरी क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, लस्ट्रस। क्या, लस्ट्रस। लस्ट्रस वर्ड का मीनिंग बताया था हमने आपको बच्चों, लस्ट्रस वर्ड का मीनिंग मेटल्स में बताया था, इसके पहले वीडियो में बताया था। तो क्या मीनिंग होता है इसका, लस्ट्रस का मतलब होता है शाइनिंग। क्या होता है, शाइनिंग। मीनिंग क्या होता है बच्चों आपका, शाइनिंग। तो लस्ट्रस, ये जितने भी आपके नॉन मेटल्स होंगे जनरली क्या होंगे, इनके अंदर शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होगी, मतलब ये शाइन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल है आपका, नॉन मेटल्स हैव अ डल अपीयरेंस, मतलब इनका अपीयरेंस कैसा, तो डल होता है। अ, और इसमें एक्सेप्शन आता है, एक्सेप्शन जैसे नॉन मेटल्स में आपका डायमंड, क्या, डायमंड हो गया, और आपका आयोडीन क्या हो गया बच्चों, आपका डायमंड और आयोडीन, ये क्या है, एक्सेप्शन है। यानी डायमंड आपने देखा होगा वो क्या है, नॉन मेटल होने के बावजूद भी वो कितना लस्ट्रस है, तभी आप देखते हैं डायमंड आपका बहुत महंगा है। और दूसरा क्या है बच्चों, आपका आयोडीन, क्या है आपका आयोडीन। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये एक्सेप्शन है बच्चों आपके, डायमंड और आयोडीन क्या है आपके, एक्सेप्शन में, किसमें, लस्ट्रस में। अगर आपसे पूछें कि ऐसे नॉन मेटल्स के नाम बताइए, जो ऐसे नॉन मेटल्स के नाम बताइए जो क्या है, लस्ट्रस है, तो पहला क्या होगा आपका, डायमंड होगा, दूसरा क्या होगा आपका, आयोडीन होगा। यह आपके एक्सेप्शन में है बच्चों। इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, सोनोरिटी। क्या, सोनोरिटी। सोनोरिटी वर्ड का मीनिंग हमने बताया था आपको, मेटल्स में क्या होता है कि सोनोरिटी मतलब अगर जैसे मेटल्स को अगर हम उसमें हिट करेंगे, तो एक साउंड प्रोड्यूस होगा, जैसे रिंग रिंग की तरह या बेल की तरीके। अब ये प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स में नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस अ टिपिकल साउंड और बीइंग हिट। यानी जब इसको हिट करेंगे तो ये टिपिकल साउंड प्रोड्यूस नहीं, ये साउंड लाइक म्यूजिक की तरह प्रोड्यूस नहीं करेंगे। आगे कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स हैव अ जर्नली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नॉन मेटल्स का जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत लो होता है। और वहीं पर अपोजिट मेटल्स का देखा था, तो मेटल्स का क्या था, जनरली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट
बहुत ज़्यादा हाई था। आगे देखते हैं हार्डनेस। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हार्डनेस। मेटल्स क्या होते थे जनरली, जनरली मेटल्स आपके हार्ड होते थे, और तो आपके नॉन मेटल्स क्या हो जाएंगे, नॉन मेटल्स आपके जनरली हार्ड नहीं होंगे। तो नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड, रेदर दे आर जनरली सॉफ्ट। जनरली क्या होता है, सॉफ्ट होते हैं, बट इसमें भी एक्सेप्शन आता है। क्या आता है, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन आपने देखा होगा नॉन मेटल्स, आपने देखा होगा डायमंड। क्या देखा है, डायमंड। डायमंड आपका नॉन मेटल होने के बावजूद उसके अंदर दो प्रॉपर्टी, पहली क्या है कि वो लस्टर्स है, क्या है, लस्टर्स, और दूसरा क्या है, ये दूसरा क्या है, इसकी हार्डनेस। यानी नॉन मेटल्स, क्या नॉन मेटल्स होने के बावजूद वो पूरी इस अर्थ का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्या है, डायमंड है। क्या है आपका, डायमंड है। ये आपका डायमंड आ गया एक्सेप्शन। इट इज द हार्डेस्ट नेचर अकरिंग सब्सटेंस। ये आपका क्या है, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। अब आगे हम कुछ इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, स्टेट। इसको तो हम लोग बच्चों अभी हम लोगों ने पहली प्रॉपर्टी देखी थी, स्टेट्स फिजिकल प्रॉपर्टी की। इसका नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। यानी नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी देखने वाले। मेटल्स में क्या प्रॉपर्टी थी, मेटल्स सारे के सारे क्या थे, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आप इजीली फ्लो करा सकते थे, और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी इजीली हो जाती थी। लेकिन बट नॉन मेटल्स क्या होगा, जस्ट उसका अपोजिट। यानी इसमें नॉन मेटल्स आर जर्नली पुअर कंडक्टर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर कंडक्टर होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं हो, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इजीली नहीं हो सकती। ऑफ हेयर ग्रेफाइट एंड एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें भी एक्सेप्शन आता है। आपने सुना होगा कार्बन का एक एलोट्रोप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इसमें इसमें इलेक्ट्रिसिटी इजीली आप फ्लो करवा सकते हैं। जैसे ग्रेफाइट की रॉड आपने देखी होगी, जैसे आपने पेंसिल इस्तेमाल करी होगी, तो पेंसिल में जो लेड लगा होता है ब्लैक कलर का, वो क्या होता है, ग्रेफाइट की बनी होती है। और जो दूसरा एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे सेल होता है। सेल यानी जो आपके रेडियो में लगता है, अगर उसको आपने कहीं काट के देखा होगा तो उसमें एक ब्लैक कलर की रॉड निकलती है। वो होती है ग्रेफाइट रॉड। इसीलिए इसी वजह से आप देखते हैं कि सेल में ग्रेफाइट की रॉड है, और ग्रेफाइट कैसा है, एक नॉन मेटल है, लेकिन उसके बावजूद उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। इसका मतलब जो ग्रेफाइट की रॉड होती है वो क्या होती है, उसमें वो नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कंडक्ट कंडक्ट करा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी एंड एंड मेलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। मेलिबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, मेलिबिलिटी वर्ड का मतलब बताया था हमने आपको कि इसको आप थिन शीट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब होता है, तो नॉन मेटल्स क्या होंगे, नॉन मेटल्स को आप पीट पीट कर थिन शीट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और डक्टिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, हमने डक्टिलिटी वर्ड का मतलब बताया था हमने आपको कि इसके वायर के फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसा कि नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलेबल नॉर डक्टिलिटी, दैट इज कैन नॉट बी बीटन इनटू थिन शीट और ड्रॉन इनटू अ वायर। वही कि इनको थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इनको वायर के फॉर्म में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट में आपका प्रॉपर्टी आ जाता है नोट। नोट के जो पॉइंट लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। अब इसमें नोट में कुछ पॉइंट लिखे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। जैसा कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है आपका कार्बन के बारे में। कार्बन इज द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी कार्बन के कार्बन का एक इलेक्ट्रॉप, अभी बताया था हमने आपको, क्या होता है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉप होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल होने के बावजूद उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है आपकी, कंडक्ट कराई जा सकती है, जबकि नॉन मेटल में ये खासियत नहीं होती कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाई जा सकती है। अब आगे दूसरे नोट का पॉइंट देखते हैं। आयोडीन आयोडीन इज द नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस हैविंग अ शाइनिंग सरफेस। अब नॉन मेटल्स के बारे में आप जानते थे कि इनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी नहीं होती, वहीं एक्सेप्शन क्या आ गया, एक्सेप्शन आया है आपका आयोडीन। आयोडीन के साथ साथ क्या है बच्चों आपका, डायमंड। क्या है आपका यहाँ पर, डायमंड। डायमंड, ये दो एक ऐसे सब्सटेंस है जो नॉन मेटल होने के साथ साथ के बावजूद क्या है, ये आपके लस्टर्स, यानी इनके अंदर साइनिंग की प्रॉपर्टी है। क्या, ये साइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कार्बन इज द फॉर्म ऑफ डायमंड इज अ नॉन मेटल विच इज एक्सट्रीमली हार्ड। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, आपने देखा होगा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड नहीं होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे नॉन मेटल्स में, जैसे घरों में देखा होगा, प्लास्टिक देखा होगा आप लोगों ने, प्लास्टिक क्या है, नॉन मेटल है, ये क्या है, सॉफ्ट है। और जैसे वुड लकड़ी देखा होगा, ये क्या है, सॉफ्ट है। रबर ये क्या है, नॉन मेटल से सॉफ्ट है। वहीं पर मेटल्स मेटल्स क्या होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं। अब इसमें ही एक्सेप्शन आता है कि डायमंड। डायमंड क्या है, एक कार्बन का एक एलोट्रॉप है,
डायमंड आपका नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। कि नेचर में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? डायमंड है ये। ये क्या है आपका? ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट हो गया नोट का। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या कहता है आप? कि डायमंड इज़ अ नॉन मेटल व्हिच हैज़ वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको पता है कि मेटल्स का नहीं हाँ, मेटल्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। और वहीं नॉन मेटल्स का क्या होता है? बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा लो होता है। अब नॉन मेटल्स का बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, लेकिन उसमें भी एक्सेप्शन क्या आ गया कि डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जो नॉन मेटल्स होने के साथ-साथ इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत ही ज़्यादा हाई है। ये आपके एक्सेप्शन के 4 पॉइंट हो गए और ये चारों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्टली क्वेश्चन बोर्ड में इन्हीं पॉइंट से बनते हैं आपके, इन्हीं पॉइंट से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपकी? अब हम नॉन मेटल्स की क्या देखने वाले हैं? नॉन मेटल्स की हम फिजिकल प्रॉपर्टी तो हम पढ़ चुके हैं। अब नॉन मेटल्स की हम केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ने वाले हैं। नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, तो नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए देखते हैं पहली प्रॉपर्टी क्या है। ये पहला पॉइंट लिखा है आपका, पहला पॉइंट क्या कहता है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। अब आपको पता है कि जितने नॉन मेटल्स होते हैं वो वाटर का रिएक्ट नहीं करते, जैसे प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या वाटर के साथ रिएक्ट करता है क्या? नहीं करता है। दूसरा, स्टीम मतलब भाप, ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। और डाइल्यूट एसिड, और ये डाइल्यूट एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करते। और आपके अगर अगर नॉन मेटल्स को हम कंसंट्रेटेड एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो रिएक्ट कर जाएंगे, बट ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे, द रीजन इज that they act as a electron acceptor, cannot supply electron to do the H hydrogen ion of acid to reduce them to hydrogen gas। यानी इसका मतलब, इसके पीछे मात्र एक बस यही रीजन है कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो फिर ये रिड्यूस नहीं हो पाएंगे, जब रिड्यूस नहीं हो पाएंगे तो फिर रिएक्ट भी नहीं हो पाएंगे। आगे, बट ऑन हीटिंग, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं जब इन पे जब इनको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं, क्या करते हैं, इनको हीट करते हैं तो रेडली फॉर्म ऑक्साइड, और एक जैसे इनको हीट करेंगे तो ये तुरंत ही ऑक्साइड बना लेंगे। एंड या फिर वो सॉल्ट बना लेंगे विच कंसंट्रेटेड एसिड। यानी हम इसको जब हीट करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ नॉन मेटल को जब हम हीट करेंगे कंसंट्रेटेड एसिड के साथ जब हम हीट करेंगे तो ये क्या बना लेंगे? या आपके नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या बनाएंगे? नॉन मेटल ऑक्साइड ये प्रोड्यूस कर लेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बना लेंगे यहाँ पर। अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी नॉन मेटल्स। अब इसमें रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। ये पहली रिएक्शन है आपकी, नॉन रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन। यानी इसमें हम नॉन मेटल्स जो हैं उनकी रिएक्शन किससे कराने वाले हैं? ऑक्सीजन के साथ कराने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहली क्या प्रॉपर्टी है आपकी। नॉन मेटल्स फॉर्म रिस्पेक्टिव ऑक्साइड व्हेन रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। यानी यानी इसका जनरल स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है, जनरल स्टेटमेंट ही इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके लिए। ये स्टेटमेंट ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए स्टेटमेंट क्या है। जितने भी नॉन मेटल है, नॉन मेटल एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है, अगर उसकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनाएगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या बना देगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बना देगा। प्लस, अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है? जैसा जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, कार्बन। कार्बन आपका क्या है? कार्बन आपका एक नॉन मेटल है। कार्बन आपका नॉन मेटल, अब ये कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराने वाले हैं। चलिए देखते हैं इस व्हेन कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट। और उसके साथ क्या प्रोड्यूस होता है? उसके साथ हीट प्रोड्यूस होती है। चलिए देखते हैं रिएक्शन। ये कार्बन है, क्या बच्चों आपका? कार्बन। कार्बन रिएक्ट किससे कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। किससे रिएक्ट कर रहा है बच्चों आपका? ऑक्सीजन के साथ। तो क्या फॉर्म कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है बच्चों आपका? कार्बन डाई ऑक्साइड। और प्लस आपकी हीट, हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है। अब इस रिएक्शन में क्या है? अब इस रिएक्शन में अगर इस रिएक्शन में सपोज करें जो ये ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्या है बच्चों आपकी? ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर सफिशियंट है। ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर क्या है? सफिशियंट है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पर सफिशियंट है तब तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा और साथ साथ में हीट को रिलीज करेगा। बट अगर इसी रिएक्शन में अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई अगर हम पूरी ना दें तब क्या बनेगा प्रोडक्ट? तब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या बनेगा प्रोडक्ट। नोट का पॉइंट लिखा है जो अभी हमने आपको समझाया कि व्हेन कार्बन
इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर, इट फॉर्म कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर एयर का मतलब बच्चों है आपका ऑक्सीजन। क्या है आपका? ऑक्सीजन। ठीक। तो बेटा क्या बनने लगा प्रोडक्ट आपका? तब आपका ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। तो रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन क्या है? ये कार्बन है। क्या बच्चों? कार्बन। ये कार्बन जब आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड प्लस हीट रिलीज होगी। अब आपको जान के हैरानी होगी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो सब्सटेंस है, ये जो गैस है, ये गैस बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है। ये इतनी टॉक्सिक है कि कि आप सोच नहीं सकते, ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक गैस है। अब आगे हम देखते हैं, ये पॉइंट बच्चों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपसे पूछा जाएगा कि जब कार्बन को हम इनसफिशिएंट ऑक्सीजन से जब रिएक्ट कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो जाएगी। अब इसके बाद हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर ओर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके बाद मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।